नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। यह है सुपर 30 जीके जीएस वाली क्लास, जिसमें हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन के 30 शानदार प्रश्नों पर। इस क्लास से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें। तो आइए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? ऑप्शन आपका होता है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 21। तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाता है अनुच्छेद 14 जो है यह कानून के समानता की बात करता है। वहीं हम बात करें 12 की, तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 की बात करें तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा। वहीं अगर हम बात करें अनुच्छेद 17 की, तो इसमें अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। वहीं हम बात करें अनुच्छेद 21 में, तो यहाँ पर जो है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? ऑप्शन है आपका 42वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या फिर 45वां संविधान संशोधन। तो यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। आइए इससे संबंधित और कुछ बातें जान लेते हैं। अगर हम बात करें तो मूल संविधान में जो है कि मौलिक कर्तव्य नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, मौलिक कर्तव्य नहीं था। उसके बाद एक समिति बनती है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और जब इस समिति का गठन होता है तो यह समिति कहती है कि अगर नागरिक के पास मौलिक अधिकार है तो उनके कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। उसी के बाद यह 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक 66वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, जिसमें कि एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। इस प्रकार 11 मौलिक कर्तव्य इस समय हमारे संविधान में शामिल हैं। वहीं बात करें जो 11वां ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, इसमें क्या बातें बताई गई है? तो इसमें बताया गया है कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें और उसकी व्यवस्था करें। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन से हैं? ऑप्शन है आपका ग्राम के सभी सदस्य, गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, या फिर आपका ऑप्शन है कि पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। तो यहाँ पर सही हो जाता है कि जो पंजीकृत है मतदाता के रूप में वही ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम बात करें इस पंचायती राज का, तो इसका जो है कि उल्लेख भाग 9 के अनुच्छेद 243 में किया गया है। अनुच्छेद 243 में इसका उल्लेख किया गया। वहीं हम बात करें अगर पंचायती राज के जनक किसको कहते हैं, तो बलवंत राय मेहता जी को, बलवंत राय मेहता जी को पंचायती राज का जनक कहते हैं। और 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़कर इसको शामिल किया गया था। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? ऑप्शन है आपका 4 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे, 4 घंटे 45 मिनट या फिर 5 घंटे 30 मिनट। तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का ग्लोब, इस पर जो है कि कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई समय का ज्ञान करने के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सी काल्पनिक रेखाएं खींची गई। अगर हम बात करें इनकी संख्या की, तो इनकी संख्या जो है कि 360 है, जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती हैं। यह बीच वाली जो रेखा है यह लंदन से गुजरती है, जिसको हम जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। यह लंदन से होकर गुजरती है। अब इससे जब हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय घटेगा, और इधर जाएंगे तो समय जो है क्या पूर्व का दिखाई देगा। तो भारत लगभग यहाँ पर स्थित है, और भारत के मध्य से जो रेखा गुजरती है वह है 82.5 पूर्वी देशांतर, अर्थात ये आगे होगी। तो और एक बात हम समझते हैं कि जब एक अंश का अंतर होता है तो समय में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। तो उसी हिसाब से अगर हम भारत की स्थिति देखें तो 82.5 है, तो पहले हम 82 का निकाल लेते हैं। तो 82 अंश गुणे 4 बराबर हो जाता है आपका 328 मिनट, 328 मिनट। और ये जो आधांश बचा इसका 2 मिनट। तो इस प्रकार पूरा हो गया आपका 330 मिनट। 330 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5.5 घंटे। तो यह जो है कि ग्रीनविच से 5.5 घंटे भारत का समय आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? ऑप्शन है आपका भीमताल, लोकटक झील, मिरिक या फिर सेंचल।
तो इसमें सही जवाब हो जाता है कि लोकटक झील जो है यह आपका मणिपुर में स्थित है। इसको हम लोग तैरती झील भी बोलते हैं, तैरती झील, तैरती झील। और ये जो झील है इसी में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। काबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है इसको हम लोग तैरता हुआ नेशनल पार्क बोलते हैं, तैरता हुआ नेशनल पार्क। इस बात को ध्यान रखेंगे कि काबुल लामजाओ को तैरता हुआ नेशनल पार्क बोलते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें भीमताल की तो ये आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। इसके अलावा उत्तराखंड में और भी झीलें हैं, जैसे हम बात कर लें सात ताल, सात ताल, राकस ताल, राकस ताल, खुरपा ताल, खुरपा ताल। ये जो सभी झीलें हैं यह उत्तराखंड में स्थित हैं। वहीं अगर हम बात करें मिरिक की तो यह दार्जिलिंग में स्थित है, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग जो कहाँ है, ये आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। वहीं सेंचल की बात करें तो यह एक वन्य जीव अभयारण्य है, यह भी जो है कि दार्जिलिंग में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका सही हो जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है आपका टोडा, कोटा, कुरुम्बा या फिर मोग। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है मोग जो है यह आपकी नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं बल्कि ये त्रिपुरा की जनजाति है, त्रिपुरा, त्रिपुरा की जनजाति है। और बाकी जो टोडा, कोटा, कुरुम्बा हैं यह सभी नीलगिरी पहाड़ियों की हैं। अगर हम बात करें नीलगिरी पहाड़ी की तो यह 3 राज्यों में फैली हुई है, कर्नाटक, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु। इन 3 राज्यों में यह फैली हुई है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले के पश्चिम घाट की ढलानों से निकलती है। ऑप्शन है आपका सतारा, औरंगाबाद, जलगांव या फिर नासिक। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है यह जो है कि नासिक से निकलती है, नासिक के त्रयंबकम स्थान से, त्रयंबकम स्थान से निकलती है। अगर हम बात करें गोदावरी की तो यह गंगा के बाद, गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है भारत के सापेक्ष में बात करें। वहीं अगर हम बात करें दक्षिण भारत के सापेक्ष में तो यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। अगर बात करें कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी हो जाएगा। अगर भारत के सापेक्ष में बात करें तो दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। इसकी बात करें लंबाई की तो इसकी लंबाई जो है कि 1465 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है आपका सिंधु, झेलम, रावी या फिर ब्यास। तो इसका सही आंसर हो जाता है श्रीनगर जो है यह आपका झेलम नदी के तट पर स्थित है। और सिंधु, ये झेलम जो है यह सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। इसके अलावा सिंधु की और सहायक नदियाँ हैं जैसे चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये जो सभी हैं ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ती है। ऑप्शन है आपका फ्लोरिडा जल संधि, ओंट्रांटो जल संधि, कुक जल संधि या फिर डोवर जल संधि। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है कि यह फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर से जुड़ती है। वहीं अगर हम बात कर लें डोवर जल संधि की तो इसके माध्यम से जो है कि इंग्लिश चैनल जो है यह आपका जुड़ता है उत्तरी सागर से, उत्तरी सागर से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन है आपका ढाल ज्वालामुखी, समग्र ज्वालामुखी, कैल्डेरा ज्वालामुखी या फिर बाढ़ बेसाल्ट प्रांत। तो इसमें सही आंसर हो जाता है कि यह ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है आपका अस्थाई बंदोबस्त, महलवारी, दस्तक या फिर रैयतवाड़ी। तो हम बात करें तो यह दस्तक जो प्रणाली है यह जो है कि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। जबकि अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो इसको जो है कि 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा इसको लागू किया गया था। और इसमें ये बात कही गई थी कि भू राजस्व से जितना कर प्राप्त होता है उसका 90% कंपनी को और 10% ज़मींदार अपने पास रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें महलवारी की तो यह 1822 में, और वहीं बात करेंगे रैयतवाड़ी की तो यह 1820 में लागू की गई थी। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। ऑप्शन है आपका अवध, मैसूर, पूना या फिर तंजौर। तो यहाँ सही आंसर हो जाता है कि मैसूर जो है यह दूसरा राज्य था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। कब किया था? 1799 में। वहीं अगर हम बात करें कि पहला राज्य कौन था तो पहला राज्य था आपका हैदराबाद,
हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने पहले जो है कि इस सहायक संधि को स्वीकार किया था 1798 में। वहीं अगर हम बात कर लें अवध की, तो इसने 1801 में सहायक संधि को स्वीकार किया। और इस सहायक संधि को लाने वाला कौन था? तो लाने वाला था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो है कि सहायक संधि को लाया गया था। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन आपका हो जाता है 8 मई 1857, 11 मई 1857, 10 मई 1857 या फिर 9 मई 1857। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ कि ब्राउन बैस नामक बंदूक थी। ब्राउन बैस नामक बंदूक थी। इसके स्थान पर जो है कि एनफील्ड राइफल्स आ गई। एनफील्ड राइफल्स आ गई। और यह जो राइफल्स आई इसमें जो है कि कारतूस भरने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। और ऐसा पाया गया कि उसमें सूअर की चर्बी मिली हुई थी, सूअर की चर्बी, जिसके कारण जो है कि सैनिकों में विद्रोह होने लगा। और मंगल पांडे इसका नेतृत्व कर रहे थे। 29 मार्च 1857 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई, जिसके फलस्वरूप जो है कि 10 मई 1857 को ये आपका चालू हो गया। 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत हो गई। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? लाल किला दिल्ली, तीन मूर्ति भवन नई दिल्ली, संसद संविधान सभा या फिर इंडिया गेट नई दिल्ली। तो यहाँ सही आंसर हो जाता है कि इन्होंने संसद संविधान सभा से नियति से वादा शीर्षक भाषण दिया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर है सर क्लाउड और चिनलेक, CH भाभा, C राजगोपालचारी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जो है इसके उपाध्यक्ष थे। वहीं और कुछ हम बातें कर लें तो इसका गठन जो है कि अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। वहीं बात कर लें अगर गृह मामलों से संबंधित कौन थे, गृह मामलों से संबंधित, तो आपके वल्लभ भाई पटेल जी थे। वल्लभ भाई पटेल। वहीं हम बात करें अगर रक्षा मंत्री की, रक्षा मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। श्रम मंत्री की बात करें तो श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। अगर रेलवे या संचार की बात करें, रेलवे और संचार की, तो रेलवे और संचार मंत्री थे आसफ अली। इस बात को भी ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़ या फिर इलाहाबाद, प्रयागराज। तो यहाँ सही आंसर हो जाता है ये इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या था? 848, 850, 898 या फिर 901। तो यहाँ सही जवाब हो जाता है कि यह 898 था। वहीं हम बात करें अगर 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात जो है कि 912 था। अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, तो सर्वप्रथम जनगणना की अगर हम बात करें, सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, तो सर्वप्रथम जनगणना जो है कि 1872 में हुई थी, मेयो के समय। वहीं हम बात करेंगे कि नियमित जनगणना कब चालू हुई, तो नियमित जनगणना जो है कि 1881 से नियमित जनगणना चालू हो गई थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कर रहा है कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, कुशीनगर या फिर प्रयागराज। यहाँ सही आंसर हो जाता है ब्रह्मावर्त, जो कि वर्तमान में चित्रकूट का क्षेत्र है। चित्रकूट बादा का जो क्षेत्र है ये यूपी में पड़ता है। तो यहीं पर जो है कि वाल्मीकि जी का आश्रम था ब्रह्मावर्त में। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित हिंदुस्तान शास्त्रीय गायकों में किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, गुलाम अली खान या फिर सिद्धेश्वरी देवी। इसमें सही आंसर हो जाता है सिद्धेश्वरी देवी का जो है कि संबंध उत्तर प्रदेश से था। अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है कि 1907 में बनारस में हुआ था। और 1966 में इनको जो है कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
आइए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। ऑप्शन ए है कि नगर पालिका राज्य स्तरीय लगान न्यायाधिकरण की स्थापना, 8वीं अनुसूची, या फिर पंचायती राज संस्थाएं। तो यहाँ सही आंसर हो जाता है कि यह पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित था। 73वां संविधान संशोधन जो है कि 1993 में हुआ और इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगर बात करें तो इसका उल्लेख जो है कि अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व में भी किया गया है। वहीं हम बात करें अगर पंचायती राज जनक कौन है तो बलवंत राय मेहता जी हैं। बलवंत राय मेहता पंचायती राज के जनक हैं और इन्होंने त्रिस्तरीय बात की थी कि 3 स्तर होने चाहिए पंचायती राज में। पहला आपका होता है ग्राम स्तर, दूसरा होता है क्षेत्र स्तर और तीसरा होता है जिला स्तर। इन 3 स्तरों की बात बलवंत राय मेहता जी ने की थी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न करा है कि पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। ऑप्शन है आपका अनाईमुडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या फिर चेम्बा। तो यहाँ सही आंसर हो जाता है कि अनाईमुडी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च शिखर है। यह केरल में स्थित है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई की तो 2695 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। वहीं अगर हम बात कर लें डोडा बेटा की तो यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं हम बात करें महेंद्रगिरी की तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और बात करें चेम्बा की तो यह केरल के वायनाड जिले में स्थित है। वहीं अगर हम बात कर लें पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है इसका नाम है झिंडागड़ा, जिसकी ऊंचाई 1690 किलोमीटर है। आइए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई है। ऑप्शन है आपका मुबारक शाह, इब्राहिम सर्की, मलिक सवरकर या फिर हुसैन शाह। इसमें सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम सर्की। वहीं हम बात करें जौनपुर की तो इसको हम लोग सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं। उसके अलावा जौनपुर में आपका जो है कि झझरी मस्जिद के अलावा शाही पुल ये भी आपके जो है कि जौनपुर में स्थित है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कर रहा है कि चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है। ऑप्शन है आपका केरल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर पंजाब। तो यहाँ सही आंसर हो जाता है कि यह जो है कि पंजाब की एक वाणिज्यिक फसल है। वहीं अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो पहले नंबर पर आपका आता है चीन और दूसरे नंबर पर आपका आता है भारत। आइए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरित क्रांति कब से कब तक चला। तो आइए देखते हैं। यह चला था 1967 से लेकर 1978। अगर हम बात करें हरित क्रांति के जनक की और विश्व स्तर पर बात करें तो नारमन बोरलाग जी यह यूएसए के थे। इन्होंने जो है कि हरित क्रांति की शुरुआत की थी। वहीं अगर बात करें भारत के सापेक्ष में तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत एम एस स्वामीनाथन ने की थी। अगर हम बात करें कि इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित राज्य कौन से हुए थे तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाले राज्य आपके पंजाब, हरियाणा और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। इसमें जो है कि मोटे अनाजों की बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न करा कि भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधा है। ऑप्शन है आपका सुनहरा चावल, फ्लावर सावर, बीटी बैगन या फिर बीटी कपास। तो यहाँ सही आंसर हो जाता है बीटी कपास जो है यह पहले रूप से आनुवंशिक संशोधित पौधा है। अब बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां पाई जाती हैं जिसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपका न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस या फिर यूरेटर। तो यहाँ सही आंसर हो जाता है कि नेफ्रॉन्स जो है यह प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती हैं। वहीं हम बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका रेसिस्टर, कंडेंसर, ट्रांसफार्मर या फिर रेक्टिफायर्स। तो यहाँ सही आंसर हो जाता है कि एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर्स का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त अल्पता का लक्षण नहीं है। रक्त अल्पता मतलब एनीमिया का लक्षण नहीं है। ऑप्शन है आपका कि हृदय की धड़कनें अनियमित होना, थकान होना, मसूड़ों से रक्तस्राव होना या फिर त्वचा में पीलापन होना। तो यहाँ सही आंसर हो जाता है कि मसूड़ों से रक्तस्राव होना। यह जो कि एनीमिया के लक्षण नहीं बल्कि यह विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से रक्तस्राव होने लगता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रतिबंधित की जा सकती है। ऑप्शन है आपका एड्स,
कैंसर, डायबिटीज़ या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ सही आंसर हो जाता है कि डायबिटीज़। अगर हम अपने शारीरिक व्यायाम करें, अपने जीवन शैली में बदलाव करें तो डायबिटीज़ को जो है कि कंट्रोल किया जा सकता है। ये डायबिटीज़ जो है इंसुलिन का अपर्याप्त मात्रा में स्राव नहीं होने के कारण होता है। इंसुलिन का जो है कि पर्याप्त मात्रा में अगर स्राव नहीं हो रहा है तो उसके कारण जो है कि डायबिटीज़ हो जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन है आपका संघनन और ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण, या फिर स्थानांतरण और वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ पर सही हो जाता है कि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन से जो है कि जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। धन्यवाद।